तो आज की क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का नया चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम है जंतु हार्मोन, एनिमल हार्मोन को हम लोग इसमें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो एक एक करके आप लोग को डेफिनेशन याद करना है। और आपको ये तो पता ही होगा क्योंकि प्लांट हार्मोन के अंदर बताया था कि हार्मोन शब्द का मतलब क्या होता है। तो हमारा प्लांट हार्मोन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे जंतु हार्मोन को। जंतु हार्मोन, जंतु हार्मोन को कहा जाता है एनिमल हार्मोन। अच्छा, जब प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन आपको पढ़ाया गया था तो पादप हार्मोन के अंदर आपको बताया गया था हार्मोन एक हमारा रसायन होता है, एक प्रकार का केमिकल्स होते हैं जो किसी भी रासायनिक क्रिया को क्या करते हैं, पूरा करने का कार्य करते हैं। तो ऐसे केमिकल्स या ऐसे रसायन जो शरीर के अंदर उपापचयी क्रियाओं को करते हैं उन्हें क्या कहते थे हम लोग, हार्मोन का नाम देते थे। अगर वो हार्मोन प्लांट के अंदर काम करते हैं तो उन्हें प्लांट हार्मोन कहेंगे। अगर वही रसायन जंतुओं के अंदर कार्य करे तो क्या कहेंगे, जंतु हार्मोन नाम कहेंगे। तो एक बार हार्मोन को परिभाषित करते हैं। वे रसायन जो रासायनिक क्रिया को पूरा करते हैं हार्मोन या जंतु हार्मोन कहलाते हैं। तो क्या आपको इसमें लिखना है कि वे रसायन जो रासायनिक क्रिया को या ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जीव के शरीर के अंदर या जंतुओं के शरीर के अंदर रासायनिक क्रिया को पूरा करते हैं जंतु हार्मोन कहलाते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसे रसायन जो रासायनिक क्रिया को पूरा करते हैं, ऐसे रसायन जो रासायनिक क्रिया को पूरा करते हैं क्या कहलाते हैं, जंतु हार्मोन कहलाते हैं। जंतु हार्मोन कहलाते हैं। तो ऐसे रसायन जो जंतुओं के शरीर के अंदर उपापचयी क्रियाएं जो चलती हैं, उस उपापचयी क्रिया हमारी एक रासायनिक क्रिया होती है। तो उपापचयी क्रिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रासायनिक क्रिया। तो ऐसे केमिकल्स या ऐसे रसायन जो रासायनिक क्रिया को पूरा करते हैं हमारे जंतु हार्मोन कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारा जंतु हार्मोन की डेफिनेशन। अब इसके बाद चलेंगे कि हार्मोन शब्द का मतलब क्या होता है ये जानेंगे और इसको कौन कौन वैज्ञानिक ने इसको जो है बताया, तो एक एक करके इसकी बात देखेंगे। तो कहा जाता है जो हार्मोन शब्द होता है, हार्मोन शब्द का अर्थ होता है उत्तेजित करना। किसी भी चीज को अगर आपको उत्तेजित करना है तो उस उत्तेजित करने वाले रसायन को, उस उत्तेजित करने वाले केमिकल को नाम दिया जाता है हार्मोन। और हार्मोन शब्द का मतलब होता है उत्तेजित करना। तो हार्मोन शब्द का मतलब हो गया उत्तेजित करना। परिभाषा हो गई ये कि ऐसे रसायन जो जंतुओं के शरीर के अंदर रासायनिक क्रिया को पूरा करते हैं जंतु हार्मोन कहलाते हैं। अब उसके बाद जो है हमारे दो वैज्ञानिक आए थे, एक थे स्टर्लिंग, एक थे हमारे स्टर्लिंग, दूसरे थे बर्थेलोट। एक थे हमारे स्टर्लिंग वैज्ञानिक और दूसरे थे हमारे बर्थेलोट। तो हार्मोन शब्द का मतलब क्या होता है, उत्तेजित करना। और इस स्टर्लिंग जो वैज्ञानिक थे और दूसरे वैज्ञानिक कौन थे, बर्थेलोट। तो स्टर्लिंग एक वैज्ञानिक थे, दूसरे कौन थे, बर्थेलोट। तो स्टर्लिंग ने क्या किया था, हार्मोन शब्द को जो है, हार्मोन को परिभाषित किया, हार्मोन को परिभाषित किया। जबकि जो बर्थेलोट थे इन्होंने जो है हार्मोन का प्रयोगात्मक विश्लेषण किया। प्रयोगात्मक क्या किया भाई,
विश्लेषण किया। किसने? बर्थेलॉर्ड ने। तो स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने हार्मोन को परिभाषित किया, जबकि बर्थेलॉर्ड नामक वैज्ञानिक ने हार्मोन का जो प्रयोगात्मक जो विश्लेषण होता है उसको उन्होंने किया। तो एक बात ये जानी हम लोगों ने कि स्टर्लिंग ने हार्मोन को परिभाषित किया, जबकि बर्थेलॉर्ड नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने हार्मोन का प्रयोगात्मक विश्लेषण किया। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट हेडिंग पर। यानी ऐसे रसायन जो जंतुओं के शरीर के अंदर रासायनिक क्रिया को पूरा करते हैं जंतु हार्मोन कहलाते हैं। और हार्मोन शब्द का अर्थ होता है उत्तेजित करना। स्टर्लिंग नाम के वैज्ञानिक ने हार्मोन को परिभाषित किया, जबकि बर्थेलॉर्ड ने हार्मोन शब्द का या हार्मोन का प्रयोगात्मक विश्लेषण किया। तो ये बात हो गई हमारी जंतु हार्मोन के बारे में। तो ये हो गया हमारा जंतु हार्मोन। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट हेडिंग। जो आपके क्या कहलाएंगे? परिसर कहलाएंगे। वो परिसर हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे? आपसे प्राण कहलाएंगे। अब बात आ रही है, देखिए किसकी? अगली हेडिंग है हमारी ग्रंथ। आ रही है सहस्त्रांत की। तो सहस्त्रांत जो है कहेंगे क्या? और ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ग्लैंड। अब ये जानेंगे कि ग्रंथि ग्लैंड क्या होता है। ग्रंथि या ग्लैंड, अब इसको एक एक करके समझते हैं। मान लीजिए हमारा कोई भी शरीर है या कोई भी अंग है, वो किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से। तो ये कोशिकाएं हैं कुछ जो आर में जो दिया जा रहा है, ये जो आर दिया जा रहा होगा। अब ये कोशिकाओं अगर एक है तो इसे कहेंगे कोशिका, लेकिन बहुत सारी कोशिका अगर आपस में जुड़ गई तो इन्हें क्या कहेंगे? ऊतक। तो ये जो ऊतक होता है कहेंगे कोशिकाओं का समूह या ऊतक का समूह। तो कोशिकाओं या ऊतक का समूह जो है आपस में मिलकर, कोशिकाओं या ऊतक का समूह आपस में मिलकर जो है आपस में मिलकर किसी रासायनिक चीज का सिक्रीशन करने लगी, किसी रसायन का श्रावण करने लगी। श्रावण का मतलब होता है निकलना, यानी किसी भी रासायनिक पदार्थ को अपने अंदर से निकालने लगी। तो कहेंगे क्या? ग्रंथि क्या है हमारी? कोशिका या कोशिकाओं के समूह, यानी ऊतक कहेंगे कोशिकाओं का समूह या ऊतक का समूह। और कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं और ऊतक के समूह को क्या कहते हैं? अंग। तो क्या ये हम कह दें कि कोशिका व अंग का ऐसा समूह जो रसायन को निकालता है या रसायन का श्रावण करता है वो क्या कहलाता है? ग्रंथि कहलाता है। जो भी रसायन का श्रावण करेगा वही क्या कहलाएगा? ग्रंथि कहलाता है। तो कोशिकाओं व अंगों का ऐसा समूह, कोशिकाओं व अंगों का ऐसा समूह जो रसायन का या, और रसायन को हम लोग क्या कह सकते हैं? रासायनिक पदार्थ। और उस रासायनिक पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन। तो कोशिकाओं व अंगों का ऐसा समूह, अंगों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। और हार्मोन जिस जगह से निकलता है उसे क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। जिस स्थान से हार्मोन निकलता है उसे क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। तो ये देख सकते हैं हम लोग कोशिकाओं या अंगों का ऐसा समूह जहाँ से हार्मोन का श्रावण होता है या रासायनिक पदार्थ का श्रावण होता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? हम लोग ग्रंथि कहते हैं। उस स्थान को हम लोग क्या कह देते हैं? ग्रंथि कह देते हैं। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन सुनेंगे। कोशिकाओं व अंगों का ऐसा समूह जहाँ से रासायनिक पदार्थ या हार्मोन का श्रावण होता है, उस स्थान को ही ग्रंथि कहा जाता है। तो ये बात हो गई हमारी ग्रंथि की। अब ग्रंथि जो होती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है भाई हमारी ग्रंथियां? 3 प्रकार की पाई जाती है। ग्रंथि जो है 3 प्रकार की होती है। संबंधों के प्राण योग परिसर लिखिए। 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 पर आती है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। आप जरा देखिएगा भाई, आप जरा देखिएगा, देखिए
इसको बोलते हैं हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरे नंबर पर आती है हमारी बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि, और बहिस्रावी ग्रंथि को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो बहिस्रावी ग्रंथि को क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या कहेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड। और बहिस्रावी ग्रंथि को क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और तीसरी आती है हमारी, तीसरे नंबर पर होती है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि, इसको कहते हैं इंग्लिश में मिक्स्ड ग्लैंड। तो 3 प्रकार की ग्रंथि होती है। नंबर 1 पर अंतःस्रावी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि, और बहिस्रावी ग्रंथि को कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, और मिश्रित ग्रंथि को कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। तो इतनी बात पढ़ी हम लोगों ने ग्रंथि के बारे में। कोशिकाओं या अंगों का ऐसा समूह जो किसी न किसी रासायनिक पदार्थ या हार्मोन का श्रावण करता है, ग्रंथि कहलाता है। और जिस स्थान से रासायनिक पदार्थ का श्रावण होता है उस स्थान को ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि हमारी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड। अब हम क्या करेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या करेंगे? पढ़ना स्टार्ट करेंगे। किसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि को। तो अंतःस्रावी का मतलब समझिए। अच्छा, ग्रंथि है तो बताओ शरीर के अंदर पाई जाएगी, शरीर के बाहर? ग्रंथि कोशिका कहाँ पाई जाती है? शरीर के अंदर, क्योंकि कोशिकाओं से ही किसका निर्माण होता है? शरीर का। इसलिए एक ग्रंथि लिखा है, इसके मतलब है ये शरीर के अंदर पाई जाती है। मान लीजिए ये ग्रंथि बना ली हमने, A+1 B+2, ये ग्रंथि बना ली हमने। और ग्रंथि जो है ये ग्रंथि हो गई हमारी। A belongs to natural number यानी n, A belongs to n, जहाँ A ये ग्रंथि मान ली हमने, और B is less than 6। फिर क्या जाएगा? और यहाँ से हमारी जा रही है कौन? ब्लड वेसल, सिरा या धमनी। सिरा या धमनी में क्या बहता है? रक्त बहता है। तो इसी ऊतक के पास से क्या जा रहा है? सिरा या धमनी। अब ये ऐसी हैं ग्रंथियां, ये कहाँ है? हमारे शरीर का एक पार्ट है। मान लीजिए ये हमारा शरीर हो गया, ये शरीर के अंदर बना है। तो शरीर के अंदर ये पाई जा रही है। और ये ग्रंथि जो है किसका? कोई रासायनिक पदार्थ का स्रावण कर रही है अपने अंदर से, और इस रासायनिक पदार्थ को किसके अंदर पहुंचा रही है? इस रक्त के अंदर। यहाँ पर कौन बह रहा है भाई? ब्लड। ये क्या बह रहा है? ब्लड, रक्त। अब कोशिकाओं या अंगों का ऐसा समूह जो जिनका श्रावण या जिनका श्रावण जो है, जो अपने अंदर से रासायनिक पदार्थ शरीर के अंदर निकालती है। ये भाई शरीर हो गया हमारा पूरा। ये ऐसे इस तरीके से हमने कोई एक शरीर बना लिया, ये हमारा शरीर हो गया इस तरीके से। तो ये हमारा एक शरीर हो गया। ये ग्रंथि तो शरीर के अंदर पाई जाएगी, लेकिन इनका श्रावण कहाँ होता है? अंदर होता है। अंतःस्रावी का मतलब क्या है? इनका श्रावण, इनसे जो रासायनिक पदार्थ निकलता है वो शरीर के अंदर निकलता है। तो ऐसी ग्रंथियां जिनका श्रावण, याद रख सकते हैं, ऐसी ग्रंथियां जो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन इन ग्रंथियों का श्रावण हमारे शरीर के अंदर ही होता है। और ऐसी ग्रंथियां जिनका श्रावण या ऐसी ग्रंथियां जो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है, लेकिन इनका श्रावण हमारे शरीर के अंदर ही होता है। और ये इनमें किसी भी प्रकार की नलिका नहीं पाई जा रही है। सिंपली ये रासायनिक पदार्थ या हार्मोन को क्या कर रही है?
हार्मोन को अपने रक्त में प्रवाहित करे दे रहे हैं। इसलिए इन ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, इसमें किसी भी प्रकार की नलिका नहीं दिख रही है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। तो एक बार डेफिनेशन सुनेंगे, ऐसी ग्रंथियां जो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं और इनका स्रावण हमारे शरीर के अंदर होता है और इन ग्रंथियों के अंदर किसी भी प्रकार की नलिका नहीं पाई जाती है, इसलिए इन ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां कहा जाता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है थायराइड ग्लैंड और पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। तो एक बार इसकी फिर से डेफिनेशन सुनेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि की दिख रहा होगा आपको, शरीर के अंदर पाई जा रही है, ऐसी ग्रंथि जो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है, लेकिन इसका श्रावण भी शरीर के अंदर होता है और इनमें किसी भी प्रकार की नलिका नहीं पाई जाती, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। और इन नलिका विहीन ग्रंथि को क्या नाम देते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण कौन है, थायराइड ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। अब जो हमारी बची है बहिस्रावी ग्रंथि और मिष्ट ग्रंथि, ये अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।